नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजे के बुलेटिन में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आज बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार से चढ़ेगा सियासी पारा। बंगाल के बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में रैली के बाद शाम को पटना में करेंगे रोड शो। रायबरेली में अमित शाह तो अमेठी में योगी आदित्यनाथ संभालेंगे कांग्रेस के खिलाफ कमान, तो वही गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव की बाराबंकी में होगी चुनावी रैली। राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे युवाओं से संवाद। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया दरबार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शासन, प्रशासन और मंदिर समिति ने किए विशेष प्रबंध। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में आज आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और आईपीएल में मुंबई पर जीत के साथ कोलकाता ने प्लेऑफ में बनाई जगह। आज पहले मैच में चेन्नई और राजस्थान की होगी भिड़ंत। दूसरा मुकाबला बेंगलुरु और दिल्ली के बीच। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के तहत अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है और अब चौथा चरण का मतदान 13 मई को होगा। बाकी बचे चरणों के लिए सभी राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बात किया अगर बंगाल की, तो प्रधानमंत्री आज 4 रैलियां करने वाले हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बैरकपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद हुगली में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा हुगली के चिनसुराह में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री अपनी तीसरी रैली आरामबाग में करेंगे और इसके बाद आखिरी रैली प्रधानमंत्री हावड़ा में करने वाले हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार जाएंगे, जहां वो पटना में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा आपको बता दें आज होने जा रहा है, जहां पीएम का पश्चिम बंगाल और बिहार में ये चुनावी दौरा होगा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की आज 4 जनसभाएं होंगी, जो बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में होंगी। इसके बाद वो बिहार में एक रोड शो करेंगे। और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। शाह अब की बार 400 पार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए लोकसभा की सबसे अधिक सीट वाले यूपी के कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। शाह सबसे पहले कौशाम्बी के प्रतापगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और जिसके बाद वो रायबरेली में विशाल रैली को संबोधित कर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो वहीं दोपहर 3 बजे गोंडा संसदीय क्षेत्र में जनसभा कर राज्य में एनडीए उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। और एक तरफ अमित शाह रायबरेली में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी में यूपी के मुख्यमंत्री और पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज दम भरेंगे। ये दूसरी बार है कि जब बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा पर दांव लगाया है।
योगी के अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोग एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं और आज लोग सीएम आदित्यनाथ से सुनेंगे कि वे अगले 5 साल में अमेठी के विकास में कैसा योगदान देंगे। और अमेठी में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने कहा है कि किशोरी लाल शर्मा 40 साल में पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो अकेले ही बीजेपी से निमट लेंगे। राहुल गांधी के अमेठी में प्रचार करने से जुड़े सवाल पर गहलोत ने कहा कि अमेठी में राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, लिहाजा पार्टी का ये निर्णय है कि राहुल गांधी वहां क्यों जाएं। केएल शर्मा 40 साल से वर्कर्स हैं यहाँ पर। जब यही सफिशिएंट काफ़ी है इसमें निगरानी के लिए, तो कोई उसमें दुख नहीं। तो पार्टी का निर्णय इस प्रकार का है कि भाई राहुल गांधी क्यों जाए वहाँ पर, ड्यूटी नहीं है। राहुल गांधी तो आंधी की तरह जीतेंगे रायबरेली के अंदर। यहाँ तो केएल समय नहीं बदलेगा इनसे। तो क्या हो सकता भाई कि जो आदमी रात दिन गांधी फैमिली के निर्देशन में काम करता रहा हो, वही उम्मीदवार बन जाए यहाँ पर। और बाराबंकी में भीषण गर्मी के बीच आज सियासी पारा और चढ़ने वाला है। 20 मई को होने वाले मतदान से पहले अब यहां तमाम नेताओं ने अपना डेरा डाल लिया है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बाराबंकी के सदर विधानसभा क्षेत्र में हैदराबाद रोड स्थित मोरंग मंडी के मैदान में एक जनसभा करेंगे। बाराबंकी में गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। और चौथे चरण के लिए जहां चुनाव प्रचार थम गया है, तो वहीं आगामी चरणों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भर्ती भरोसा विषय पर आज राजधानी दिल्ली में युवाओं से बातचीत करेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि 10 जून को कुछ नहीं होगा। अगले 10 साल में भी भाजपा उड़ीसा में नहीं जीत पाएगी। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और उड़ीसा के लोगों के प्यार में बीजेडी छठी बार उड़ीसा में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 जून को घोषित किए जाएंगे। और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार थम गया है। इस चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में झारखंड की 4 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। झारखंड की लोकसभा सीटों पर देखिए हमारे संवाददाता दिवाकर की खास रिपोर्ट। देश भर के 96 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सिलसिले में प्रचार का शोर थम गया। इस चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटें सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू संसदीय क्षेत्र में भी 13 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर मतदाताओं से संपर्क साधने और उनको आकर्षित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों ने इस चरण के चुनावी संग्राम में जमकर पसीना बहाया है। सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर मतदाताओं को लुभाने की भरसक कोशिश की है। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत चाईबासा और गुमला के सिसई में प्रचार करते हुए लोहरदगा तथा खूंटी संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। श्री मोदी ने पलामू में भी चुनावी प्रचार कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों से मतदान का आग्रह किया। इतना ही नहीं, उन्होंने रांची में रोड शो कर जनता से सीधा संपर्क साधा। भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खूंटी में पार्टी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खूंटी आए और पार्टी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के नामांकन से जुड़े चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर वोटरों से मतदान का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गुमला और सिमडेगा में चुनाव प्रचार कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने भी चाईबासा और गुमला में चुनाव प्रचार कर इंडी गठबंधन उम्मीदवारों के लिए जनता का समर्थन मांगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक सह मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला में लगातार कैंप कर वोटरों को साधने की कोशिश की।
राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने पलामू संसदीय क्षेत्र में जोरदार प्रचार अभियान चलाया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने 24 की चुनौती को पार लगाने के लिए पूरी ताकत से प्रचार में हिस्सा लेकर जनता की नब्ज को टटोलने और दिल जीतने की भरपूर कोशिश की है, ताकि चुनावी रणक्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों को वोटरों का भरपूर प्यार मिल सके तथा जीत सुनिश्चित हो सके। चौथे चरण के चुनाव के सिलसिले में 13 मई के मतदान के साथ ही झारखंड की 4 लोकसभा सीटों के 45 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। झारखंड में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। सभी पार्टियों ने लगातार एक के बाद एक बड़ी जनसभाएं की और जनता को लुभाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने एक के बाद एक जनसभाएं की और जनता को लुभाने की कोशिश की। अपने सहयोगी मुकेश तिर्की के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और भाजपा की कोशिश इस बार उड़ीसा में सरकार बनाने की है। बुलांगीर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 4 जून को 25 साल पुरानी नवीन पटनायक सरकार की विदाई होगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री को कांटाबाजी सीट से चुनौती दे रहे हैं भाजपा के लक्ष्मण बाग। डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने पटनागढ़ में बाग से खास बातचीत की है। बुलांगीर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि 4 जून और नवीन पटनायक की सरकार अलविदा। और मेरे साथ है लक्ष्मण जी, जो कंटाबांजी से नवीन पटनायक को चुनौती दे रहे हैं। आइए हमसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे चुनाव को, और सारा दारोमदार आपके ऊपर है क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं कांटाबांजी वीर माटी में पैदा हुआ हूँ। मैं जिस माटी में पैदा हुआ हूँ वहाँ हमारा सरकार नवीन पटनायक 25 साल से शासन करते आ रहा है। उनकी शासन में गरीबी बढ़ गया है। अभी लाखों संख्या से लाखों युवक युवती ग्रेजुएशन करके अभी उन लोग को कोई चाकरी नौकरी कुछ नहीं है। नवीन पटनायक आपने कहा 25 साल से राज कर रहे हैं और बहुत पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उनको चुनौती देना आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होगा, क्योंकि 25 साल के एंटी इनकम्बेंसी भी है और दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता भी है। देखो, सबसे यही है 25 साल का जो उड़ीसा का सरकार जो हमारे साथ लड़ रहा है, मैं जिस कंटीजेंसी में हूँ, मैं सुबह से शाम तक लोगों का मुसीबत में समझौता करने के लिए, लोगों को साथ देने के लिए हर टाइम मैं लोगों का साथ रहते आता हूँ। आज तक लोगों का साथ दिया हूँ। सब समय में मैं उन्हीं का साथ रहता हूँ। लोगों का दुख के साथ मिल बांट के रहता हूँ। अच्छा लक्ष्मण जी, इसीलिए मेरा विश्वास है कि लोगों मेरे को आने वाला दिन में उनका दिल में मैं बैठ चुका हूँ, क्योंकि ये लड़ाई मेरा नहीं है। ये लड़ाई मेरा कंटाबांजी विधानसभा के पूरा जनसाधारण का लड़ाई है। और लोग उस दिन जवाब देंगे मई 20 तारीख को कि 1 लाख वोट से अधिक मेरे को और अपना एमपी कैंडिडेट दोनों को जिता के भेजेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की इस रैली से बीजेपी के चुनाव अभियान को कितनी ताकत मिली है और डबल इंजन का जो बीजेपी का सपना है वो किस तरह से पूरा होगा? मोदी जी कहीं भी जाते हैं ना, कार्यकर्ता को ताकत ही ताकत देते हैं। उनके ताकत से मोदी है तो मुमकिन है। उनकी ताकत से पूरा सारे जो दुख में बैठते हैं, घर में जो चिंतित में रहते हैं, जो लोग कार्य करने के लिए इच्छा नहीं रहता है, उन लोग का ताकत बढ़ जाता है। 20% वोट दौड़ के भागता है। तो ये थे लक्ष्मण दास, जिनका ये कहना है कि 20% वोट बढ़ेगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी की वजह से। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, पटनागढ़, उड़ीसा। और भारतीय चुनाव आयोग ने तीसरे चरण का मतदान प्रतिशत जारी कर दिया है। तीसरे चरण में कुल 65.4
68% मतदान हुआ है। तीसरे चरण में 66.89% पुरुषों ने और 64.41% महिलाओं और 25.2% थर्ड जेंडर के व्यक्तियों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। और राज्यवार मत प्रतिशत की बात करी जाए तो तीसरे चरण में असम अव्वल रहा है। राज्य में सर्वाधिक 85.45% यहाँ पर मतदान हुआ है, तो वहीं दूसरे नंबर पर 77.53% के साथ पश्चिम बंगाल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद प्राप्ति का ये स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के लोग पीएम मोदी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके राजनीति में आए थे, खुद भ्रष्टाचार में घिर गए हैं। जी जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अभी बेल पर हैं और केवल चुनाव तक के लिए हैं। पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखता है और देश का अटल और अखंड विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा। केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करके राजनीति में आए, खुद भ्रष्टाचार में घिर गए। अब वो अपने दिमाग को संतुलित रखें। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आधुनिक विवाद के समाधान में मध्यस्थता एक मुख्य आधारशिला है और जैसे जैसे हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे, मतभेदों और विवादों में सामंजस्य, मध्यस्थता और समाधान की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत के मध्यस्थता स्थल के रूप में उभरने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। India today is poised to make crucial decisions about its future. There is a foundation of a decade of transformation on which we are seeking to build a pathway for the next 25 years. Our goal is Viksit Bharat, that is developed India. और यहाँ हम बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या में शामिल आतंकवादियों की सहायता करने और उन्हें रसद मुहैया कराने के आरोप में जावेद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस संबंध में अन्य कई आरोपियों के स्केच जारी किए हैं और इनकी जानकारी देने वालों को 5 से 10 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। काफ़ी सारे लोगों के साथ की पूछताछ की है, थाने में बुला के, और उसमें हमें एक ब्रेक थ्रू मिला है कि एक जावेद नाम का लड़का जो कि लोहार नाठी कठुआ का रहने वाला है, उसका इन्वॉल्वमेंट जो है सामने आया है। उसको अभी तक हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है। ये कुछ स्केचेस हमने बनाए हैं। इनका हुलिया, कद काठी
उस डिस्क्रिप्शन जो है सारा हम लोगों ने लोगों के इनपुट के ऊपर तैयार किया है। सभी जनता से और सभी कंसर्न से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन में जो भी हमारी मदद करेगा इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम एक आदमी के लिए 5 से 10 लाख रुपए देने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है, हमारी सरकार तैयार है। और भारत में लग्जरी घरों की बिक्री में बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। देश में बीते 5 सालों में 3 गुना अधिक लग्जरी घर बिके हैं। ये आंकड़े एनारॉक रिसर्च ने हाल ही में जारी किए हैं और इनके मुताबिक भारत के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेक्टर ने 2024 की पहली तिमाही में अपना निरंतर ग्रोथ मोमेंटम जारी रखा है और देश में लग्जरी घरों की बिक्री और नई लॉन्चिंग दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। साल 2024 की पहली तिमाही में देश के शीर्ष 7 शहरों में 1,30,000 घरों में से 21% लग्जरी श्रेणियों के थे, जो तकरीबन 27,070 हैं। ये बिक्री साल 2019 की पहली तिमाही से 3 गुना ज्यादा है। साल 2019 में केवल 7% लग्जरी घरों की बिक्री हुई थी। और उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ स्थल के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बीच 4 धाम यात्रा के पहले ही दिन 43,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का दर्शन किया। और मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक देश के उत्तर पश्चिम, पूर्व, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में तेज तथा धूल भरी हवाएं चलने और बिजली गरजने के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि इस स्थिति के कारण देश के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलना कम हो गई हैं और अगले 3 दिन तक ऐसा ही हाल बने रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 3 दिन तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। आज का अधिकतम तापमान दिल्ली में 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और प्रमुख कनाडाई तेल शहर के दक्षिण पश्चिम में जंगल की आग नियंत्रण से बाहर हो गई है। अल्बर्टा के फोर्ट मैकमरे के लिए एक निकासी चेतावनी जारी की गई है। अल्बर्टा सरकार ने कहा है कि फोर्ट मैकमरे वन क्षेत्र में जंगल की आग का खतरा अधिक है और इससे पहले 2016 में फोर्ट मैकमरे में जंगल की आग ने 90,000 निवासियों को निकलने के लिए मजबूर किया था और प्रतिदिन 10 लाख बैरल से अधिक तेल उत्पादन बंद हो गया था। पिछले साल कनाडा को सबसे खराब मौसम का सामना करना पड़ा था, जिसमें आग लगने के बाद 15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का जो था वो जल गया था, जो वार्षिक औसत से लगभग 7 गुना अधिक था और साथ ही 8 अग्निशमकों की मृत्यु भी हो गई थी और 2,30,000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया था। बात करें खेल की, तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होगी। तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद राजस्थान की टीम का इस सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है। हालांकि टीम को पिछले 2 मैचेस में हार झेलनी पड़ी है। वहीं पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से मिली हार ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आगे की राह मुश्किल कर दी है। अब प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। और आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपने
बचे हुए दोनों मैचेस जीतने होंगे। तो वहीं आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में सस्पेंस कप्तान ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में अन्य खिलाड़ियों पर दबाव रहेगा। तो वहीं अंक तालिका में 7वें स्थान पर स्थित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। पिछले लगातार 4 मैचेस में जीत हासिल कर चूंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम लय में है। बेंगलुरु की टीम अपने पिछले प्रदर्शनों को दोहराते हुए जीत के साथ प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। और आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया है। बारिश से बाधित मुकाबले में कोलकाता ने 16 ओवर के मैच में मुंबई को जीत के लिए 158 रन का लक्ष्य दिया था और लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर ने 21 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। नीतीश राणा ने 33 रन की पारी खेली। और भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन के फ्री स्टाइल के 57 किलो वर्ग में अमन ने यूक्रेन के एंडी यातसेंको को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर कुश्ती में भारत को पहले ओलंपिक कोटा दिलाया है। और इसी के साथ ही हमारा इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।